हाँ बोले को जो सवेरे तो बुन क्या नान लग जाना फिर सुता रहे हैं वो बोल दे रहे सवेरे जो तू सुता तू रात छेती सोना सी ना जी तेन पता है सवेरे जाना मैं वेख्या जी वीडियो तू अपलोड करके बाद मोबाइल से लगा रहे अच्छा जी लास्ट टाइम मैं जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको HTML के बारे में बताया था कि HTML आप किस तरह लिखते हैं कि कहाँ पे लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं तो आपका मॉड्यूल नंबर 73 जो है इसमें यही चीजें मेंशन की हुई हैं। तो ये थोड़ा सा उसने बताया हुआ है W3 स्कूल से उसने यहाँ पे जो तस्वीरें दी हुई हैं वो आपको यहाँ पे दी हुई हैं। ये W3 स्कूल की तस्वीर है, ये उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है, आप इसको ओपन करके फर्दर आप यहाँ से देख सकते हैं और आप इस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास XML आ जाती है। XML आपके पास एक्सटेंसिबल या एक्सटेंडेबल दोनों चीजें हम पढ़ते हैं। ये भी एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें यह है कि इसमें हम अपनी जो टैग होता है जिस तरह HTML में आपके टैग डिफाइन होते हैं, जिस तरह पैराग्राफ का टैग है, आपका डिवीजन का टैग है, आपका टेबल का टैग है, आपका हेडिंग का टैग है, वो प्री डिफाइन होते हैं। XML में डिफाइन नहीं होते। XML में आप चीजें खुद डिफाइन करते हैं और उसको लिखते हैं, बाकी लिखने का तरीका का सेम होता है जी। ये उसने लिख दिया हुआ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये HTML से मिलती जुलती होती है बट ये HTML नहीं होती, बट ये भी सेम पर्पस के लिए काम करती है जो HTML करती है। उसके बाद आ जाता है जी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। आपके पास दो साइड्स होती हैं। जैसे अभी ये वाली जो साइड है ये आपके लिए यूजर क्लाइंट साइड है और मैं क्योंकि इसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये सर्वर साइड है। अपने माइक म्यूट रखा करें जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं। तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट का एक लेआउट आपको नजर आता है जिससे आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। वो आप हमारे पास यूजर एंड होता है और एक उसका डैशबोर्ड होता है जहाँ पे जो भी उस वेबसाइट को मैनेज कर रहा है वो प्रोडक्ट्स अपलोड करता है, वो तस्वीरें अपलोड करता है, वो कंटेंट लिखता है, कुछ वीडियोस लगाता है या कुछ चीज़ बेचता है। तो ये सारे काम जो होते हैं ये सर्वर साइड के ऊपर हो रहे होते हैं। अब जो सर्वर साइड होती है उसके लिए आपकी जो लैंग्वेजेस होती है उसको हम PHP कहते हैं और जो आपकी क्लाइंट साइड के ऊपर जो चीज़ें यूज हो रही हैं उसको हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं, जिसके जरिए हम डिफरेंट फंक्शनलिटीज परफॉर्म करते हैं। और ये चीज़ें हमारे पास एक URL के जरिए जो है वो एक्सेस होती हैं। इसको हम पर URL को हम कहते हैं जी यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। ये URL का मतलब होता है। तो यहाँ से ये उसके बारे में उसने थोड़ा सा बताया हुआ। URL बेसिकली जिस तरह अभी आप ये देख रहे हैं
ये मेरा जी ड्राइव है, लेक्चर के फोल्डर के अंदर CS101 ये PDF पड़ी हुई है। इसी तरह ये ही URL होता है। ये जब आपका सर्वर पड़ा होगा तो सबसे पहले आपकी डोमेन आएगी जो कि आपकी यहाँ पे होगी जी की जगह पे, जो कि अभी मेरी ड्राइव है। ये यहाँ पे आपका कुछ भी abc.com.com.pk कुछ भी हो सकता है, वो डोमेन होगी। आगे ये पूरा पाथ होगा कि उसके अंदर ये वाला फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, तो इसको हम URL कहते हैं। अच्छा जी, अब इंटरनेट इंटरनेट क्या करता है, ये उसने थोड़ा सा मॉडल आपके पास बनाया हुआ। इंटरनेट में हमारे पास एक होता है जिसमें हम लेयर के जरिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसकी अपनी जो होती है उसमें हमारे पास एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लेयर, नेटवर्क लेयर, लिंक लेयर, ये उसने नीचे लिखी हुई है। ये एप्लीकेशन लेयर ये हमारे पास होती है किसी भी काम को करने के लिए इंटरनेट के ऊपर। तो आपका क्लाइंट साइड और सर्वर साइड आपस में किस तरह कम्युनिकेट करता है। आप सपोज करें आप एक ई-कॉमर्स साइट विजिट कर रहे हैं, तो आपने ई-कॉमर्स साइट विजिट की, आपने वहां से ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑर्डर डैशबोर्ड पे रिसीव हुआ, और डैशबोर्ड पे रिसीव होने के बाद उन्होंने वहां से डिस्पैच कर दिया, वो डिस्पैच कोरियर कंपनी ने उठाया और वो आपके पास पहुंच गया। ये दोनों साइड पे ये चीजें हो रही होती हैं। तो एक साइड से आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, दूसरी साइड के ऊपर वो चीजें रिसीव कर रहा होता है। आप किसी भी वेबसाइट पे कोई भी लिंक विजिट करते हैं, वेबसाइट के डैशबोर्ड पर अगर एनालिटिक्स लगे हुए हैं तो हमें पता चल जाता है कौन सा पेज ज्यादा विजिट हो रहा है, कहाँ से विजिट हो रहा है, उसको कौन विजिट कर रहा है। ये हमारे पास कुछ लेयर्स होती हैं। जब भी आपको सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क और लिंक लेयर होती है। ये यहाँ पे उसने ये सारी चीजें हायरार्की जो है वो सारी बताई हुई है। आपकी एप्लीकेशन जो होती है ये यूजर एंड और फ्रंट एंड को कंट्रोल कर रही होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, आप फ्रंट एंड पे कोई डैशबोर्ड ऑर्डर प्लेस करते हैं, कुछ चीज बाय करते हैं या कुछ चीज क्वेश्चन करते हैं या कमेंट करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के जरिए बाईपास होती है। और नेटवर्क जो होता है आपका सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर आपकी चीजें पड़ी होती हैं, उसके जरिए आप काम करते हैं। अरसलान मत करो। और ये सारी चीजें आपकी लिंक होती हैं एक दूसरे के जरिए, इसलिए हम उसको लिंक लेयर कहते हैं। ये उसने उसकी फर्दर डायग्राम बनाई हुई है, सेम मैं उसने चीजें बताई हुई हैं जो आपकी काम कर रही होती हैं। ये सारे मॉड्यूल के अंदर उसने यही चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। आपके कितने मॉड्यूल हो गए हुए हैं उधर LMS के ऊपर, तो बताएगा मुझे। सर 81 अपलोड हुए हैं। ठीक है, यानी कि हम साथ साथ ही हैं, मिस नहीं होता हमारा कोई मिनट तक। अच्छा जी, उसके बाद ये TCP और IP, ये मैंने आपको पहले बताया था, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसका एब्रीविएशन होती है। TCP ये हमारे पास होता है फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए, और IP आपका लिंक करने के लिए डोमेन्स को या डिफरेंट चीज़ों को। ये उसने यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दो सेपरेट भी हैं और इनको हम इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं। आपका सर्वर से जो डाटा जाता है क्लाइंट के पास, और क्लाइंट से जो सर्वर के ऊपर डाटा जाता है वो TCP IP के जरिए हम कंट्रोल करते हैं। आप फाइल्स डाउनलोड करते हैं, आप वीडियो डाउनलोड करते हैं, वीडियो देखते हैं। तो अगर आप पुराने YouTube यूजर हैं तो आपने अक्सर देखा होगा YouTube की वीडियो बफर करती है, वो दरमियान में सर्कल से घूमने लग जाता है। अभी भी अक्सर अगर आपका नेट स्लो हो जाए तो वो स्लो हो जाता है। और फिर एक अगर रेड कलर की वो बार चल रही है तो उसके पीछे एक ग्रे सी पट्टी चलती है, समटाइम येलो होती है या किसी और कलर की भी हो सकती है। तो वो पहले लोड होती है, जितनी वो लोड होती है उतनी अगर आपका नेट ऑफ भी हो जाए वो वीडियो चलती रहती है। तो वो डाटा जो होता है वो सर्वर से डाउनलोड हो रहा होता है साथ साथ, और आपको फिर नजर आ रहा होता है। उसके अलावा ये UDP इसने लिखा हुआ है, ये यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर यूज होता है, ये भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। इसका कोई इतना ये नहीं कि वो डिफरेंस नहीं है। TCP आपका मोस्ट यूज होता है, UDP आपका कम यूज होता है। ये आपको उसने सारी चीजें उसको थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की हुई है, आपने इनको पढ़ लेना है। अच्छा जी, सिक्योरिटी, आपके पास दो तीन चीजें होती हैं। आपके पास फिशिंग होती है, आपके पास मालवेयर होता है, आपके पास वायरस होता है, और आपके पास वर्म होता है। ये दो तीन तरह के आपके पास होते हैं। मालवेयर को हम ओवरऑल जितने भी हमारे थ्रेट्स होते हैं, वायरस आ जाए या सिस्टम में कुछ इशू आ जाए तो हम उसको मालवेयर कहते हैं, जिस तरह कोई बीमारी आ जाए।
जब आपका सॉफ्टवेयर आपको इशू करना शुरू हो जाए, हम कहते हैं जी इसमें मालवेयर आ गया, डिजीज आ गई है। फिर आगे वो फर्दर चेक होता है जिसके अंदर क्या आया है, आपके ड्राइवर होने वाले हैं या आपकी विंडो दोबारा अपडेट होने वाली है, कोई ऐसा इशू आ गया हुआ है, या कोई वायरस आ गया है, या कोई वार्म आ गया है। अच्छा, वायरस और वर्म के अंदर छोटा सा डिफरेंस होता है। वायरस आपके पास डिफरेंट तरह के होते हैं। वायरस आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, डिफरेंट अपनी कॉपीज बना सकते हैं, आपकी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और आपका डाटा जो है उसको करप्ट भी कर सकते हैं। जबकि वर्म जो होता है ये जिस तरह आपके पास स्नेल्स होते हैं या स्नेक होते हैं जो रेंगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मिट्टी के अंदर, इस तरह ऐसा वायरस जो अगर एक सिस्टम के अंदर आ जाए और वो सिस्टम किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो तो वो वहां पे ट्रांसफर हो जाए, ऐसे वायरस को हम वर्म कहते हैं। वर्म भी पढ़ते हैं, वर्म भी पढ़ते हैं, जो भी आप कहना चाहेंगे उसको कह सकते हैं। तो ये उस पर ट्रांसफर हो जाता है और फिर अपनी मल्टीपल कॉपीज जितने भी सिस्टम होते हैं उन सारों को इफेक्ट कर देता है। जबकि वायरस जो होता है जब तक आप एक जगह से दूसरी जगह उसको कॉपी ना करें वो ट्रांसफर नहीं होता। वायरस ही की एक किस्म है जिस जो उसने यहाँ पे लिखी हुई है जिसको हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ठीक है जी। ये आपका क्या काम करता है, ये जैसे कोई बंदा कोई नौकरी छोड़ जाता है तो वो अगर ये ऐसा एंटीवायरस है कि जी ये अगर वो सिस्टम के अंदर वो ट्रांसफर कर दे तो सिस्टम का सारा डाटा ही उड़ा देगा। तो ये बहुत हाई है, ये आपकी ईमेल्स के अंदर भी आ जाता होता है, आपके गेम्स के साथ भी आ जाता होता है, आपकी वीडियोस के साथ। और वायरस आपके पास अक्सर ज्यादातर जो आता है, स्पेशली जो बच्चे, जैसे आपने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो, आपको MS ऑफिस करना हो, C++ का कुछ करना हो, या कोई हैंड आउट डाउनलोड करने हो, कोई वीडियो डाउनलोड करने हो, आप उस पर गूगल पे सर्च करते हैं तो वो अक्सर आपको राउट करवाता है डिफरेंट लिंक्स के ऊपर, और अलावा का और डाउनलोड हो जाती है कुछ ना कुछ फाइल जिनका आपको पता ही नहीं होता कि वो फाइल क्या कर रही है। अक्सर उनके अंदर वायरस होता है जो आपके सिस्टम को डिटेक्ट करके तो खराब कर देता है आपके सिस्टम को। अच्छा जी, ये स्निफिंग और फिशिंग है। ये स्पाईवेयर के तौर जो आपके जासूस होते हैं, जैसे ISI हो गई, CI हो गया, IP हो गई, इस तरह के लोग जो डाटा निकालते हैं वो फिशिंग के जरिए और स्निफिंग के जरिए निकालते हैं। ये दो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इसमें आपको पता नहीं चलता बट आपके सिस्टम की एक्सेस किसी दूसरे के पास चली जाती है, वो आपका डाटा कॉपी कर सकता है। तो ये स्पाइंग के जरिए यूज होता है। ये भी एक किस्म का आपका सिक्योरिटी थ्रेट ही है जो डिफरेंट जगह पे यूज किया जाता है। जैसे अगर एक फिशिंग इस तरह होती है कि आप एक लिंक बना के उसके पीछे कोड लिखकर किसी को सेंड करते हैं कुछ अट्रैक्टिव सा बनाकर, जैसे आपको अक्सर आता होता है जी मेट्रो गिव अवे दे रहा है जी, मोबाइल मिलेगा आपको, ये मिलेगा वो मिलेगा, दूसरों को लिंक शेयर करें, इस तरह के लिंक्स अक्सर आते रहते हैं। तो आप जब उनको शेयर करते हैं तो वो आपसे आपकी डिटेल्स मांग लेते हैं जिसमें अक्सर आपका यूजर नेम और पासवर्ड किसी ईमेल का, किसी फेसबुक का मांग लिया जाता है। तो जब आप ऐसी जगह पे अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हैं तो पासवर्ड डेटाबेस में जाने के बजाय जिसने भी वो लिंक बनाया हुआ है उसके पास चला जाता है, और वो आपकी वो स्पेसिफिक चीज़, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो या कुछ भी हो, वो जो है ओपन कर लेता है, बाद में पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है। इसका जो रिसेंट हुआ था, अगर आप लोग यूट्यूब देखते हैं तो पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है जिसका नाम ओस्मो स्पीक्स है, खुजली फैमिली का। वो एक गेम उसने डाउनलोड की थी और उधर उसने अपना गूगल के जरिए साइन इन कर लिया, और वो गेम क्योंकि ऐप स्टोर पर अवेलेबल नहीं थी, लिंक डायरेक्ट आया हुआ था, तो उसने बस वो गेम खेली है। उस गेम खेलने के दौरान ही उसका जो है अकाउंट का पासवर्ड हैक हो गया और उसका सारा अकाउंट एक बार उसके हाथ से चला गया था। चीजें रिकवर तो हो जाती हैं बट एक बार आपको जो फिर धक्का लगता है आपको उससे निकलने में टाइम लग जाता है। ये इसने स्पैम भी लिखा हुआ है। स्पैम आपके पास वो होता है जो अनवांटेड चीजें जो आपके सिस्टम में पड़ी होती है उसको हम स्पैम कहते हैं, जिनका आपके पास कोई काम नहीं होता। ये अक्सर आपको न्यूज़लेटर की शेप में आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे वो कह देते हैं न्यूज़लेटर दे, वो आपको ईमेल सेंड करनी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपकी स्पैम के अंदर आती हैं। प्रोटेक्शन के लिए आप फायरवॉल का यूज कर सकते हैं। आप फायरवॉल के अलावा आप प्रोक्सी यूज कर सकते हैं, आप VPN यूज कर सकते हैं, आप किसी न किसी एंटीवायरस होते हैं, वेस्ट एंटीवायरस इस तरह के, आप उनको यूज कर सकते हैं। बट इसका बेस्ट सोल्यूशन जो होता है, आप अपनी एक्सटेंशन आपकी हिडन होती है। जैसे आप कोई भी फोल्डर ओपन करते हैं तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक मिनट।
अच्छा जी, शेयर, ये देखिए, ये मेरे पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। इसको आप लिस्ट कर लें। अगर आप नोट करेंगे तो ये देखें आर फाइल एक्सटेंशन आ रही है मेरे पास, और ये देखेंगे फोल्डर है तो यहाँ पे फाइल फोल्डर लिखा हुआ है। अक्सर जो वायरस आता है, आप उसके फोल्डर पे अगर यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे होता है जी ये एप्लीकेशन है जो कि एग्जीक्यूट होगी, जबकि वो फोल्डर होता है, तो आप उसको जैसे ओपन करते हैं तो आसान से होता है। नहीं जी, फिशिंग वगैरह लीगल नहीं है, बट जो एजेंसीज होती हैं वो यूज़ करती हैं, कुछ और लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप पकड़े जाएं तो आपको जुर्माना होता है। हैकिंग किसी भी तरीके की हो, वो लीगल हैकिंग भी होती है जो आप करते हैं अपने सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए। उसके लिए कुछ लॉज होते हैं, आप उनके अंदर रहते हुए काम करते हैं, तो फिर वो लीगल होता है। आप उस दायरे को क्रॉस करते हैं तो वो इलीगल होता है। हर बंदा नहीं कर सकता, करेगा तो वो मसला हो जाता है। तो लोग करते हैं, पकड़े नहीं जाते, पकड़े जाए तो फिर जो भी पकड़ा गया वो कोई मुजरिम है। अच्छा जी, आपने ये देखना, जैसे ये मैं फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, ये लिखा हुआ आ रहा है टाइप फाइल फोल्डर। अगर यहाँ पे फाइल फोल्डर के बजाय एप्लीकेशन लिखा होता तो लाजमन बात है कि वो मेरा एक वायरस है। और उसके साथ साथ आपको फोल्डर के साथ यहाँ पर, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ .exe, जैसे मैं ये लिखूंगा ना, ये देखिए अब ये .exe आ गया, मगर क्योंकि ये फोल्डर है तो ये फाइल फोल्डर ही है। लेकिन आपका जो वायरस होता है वो इस तरह फोल्डर की शक्ल में होता है। अक्सर रिसाइकल बिन के नाम का फोल्डर आ जाता होता है यूएसबी के अंदर और दूसरी चीजों के अंदर, तो आप उसको देखें, उसकी एक्सटेंशन भी .exe होगी और यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ होगा। वो जो होता है वो आपके पास वायरस होता है। उसके बाद है जो हमारे पास इंक्रिप्शन। हम क्या करते हैं, जैसे हमारा अक्सर डाटा जो होता है वो सर्वर्स के ऊपर पड़ा होता है, तो हम सर्वर के ऊपर एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं जो हमारे फाइल्स को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, हैकिंग के अंदर एक और चीज भी आती है जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं, जो आपके पास इधर इस बुक में नहीं लिखा हुआ। वो होता ही है कि आप एक कोड ऐसा बना लेते हैं, किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको लूप होल मिल जाता है, तो आप उसके जरिए उस वेबसाइट के ऊपर अपना डाटा ट्रांसफर कर देते हैं।
जैसे ही आप उस डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं, आप वहाँ पे कुछ चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप उनको ख़राब कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशन आप कर सकते हैं अगर आप कोड अपना इंजेक्ट कर लेते हैं। इस मेथड को हम इंजेक्शन कहते हैं कि एक वेबसाइट ओपन करके यूजर एंड से उसके ऊपर डाटा अपलोड करना, वो कोई कोडर ही कर सकता है, हर बंदे के बस की बात नहीं होती। तो सर्वर के ऊपर हमारे पास सिक्योरिटी की लेयर होती है जिसको हम सॉकेट लेयर कहते हैं, जिसको हम SSL भी कहते हैं। तो आप अक्सर देखें तो आपकी वेबसाइट HTTP के साथ होती है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके आगे एक छोटा सा S भी लग जाता है, जो कि ये बात बताता है कि आपका जो सिस्टम है, जो इसकी फाइल्स हैं, वो सेव है। जो SSL है उसकी बैकएंड के ऊपर आपके पास कीज होती हैं जो आपके डोमेन को और आपकी फाइल्स को एक किस्म के थ्रेड से महफूज रखती हैं। जिस तरह आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो आप ये कह लें कि ये थोड़ा सा एंटीवायरस है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे उसने वर्ड लिखा हुआ है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन आपको कहते हैं, SSL डिपेंड करता है सर्वर के ऊपर। कुछ सर्वर्स होते हैं जो फ्री देते हैं, कुछ आपको पेड देते हैं। तो डिफरेंट तरह के सर्वर हैं, आपको वैसे फ्री मिल जाता होता है अक्सर वेबसाइट के साथ। जब आप से होस्टिंग बाय करते हैं तो मोस्टली 95% केसेस के अंदर आपको फ्री मिल जाता होता है, और 5% केसेस हैं जो कुछ सर्वर ऐसे हैं जो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उनके चार्जेस फिर आई होते हैं, तो वो फिर SSL अलहदा लेते हैं। तो ये कुछ जी है कि आप अपने सिस्टम को ज़रा बार बार चेक करते रहें, और ये कुछ एक्ट्स हैं जिनके तहत अगर आपको कोई डाटा चोरी होता है, आपके पास FIE है, आपको कोई इशू आता है, आपको स्पैम कॉल्स आती हैं, जी आपका इतना इनाम निकला, ये वो इस तरह की कुछ चीज़ होती है, आप FIE पे उस नंबर की कंप्लेन करें तो उसको पकड़ा जा सकता है। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का लाभ भी है, जिसमें मिनिमम ये देखें आप, हैकिंग, फिशिंग, मालवेयर, किसी भी किस्म का हैकिंग टूल, आपके आइडेंटिटी चुराना, ये सारे जो होते हैं ये सारे उसके अंदर आते हैं, और इसकी कम अज कम 10 से 20 साल है। तो ये देख सकते हैं, अब ये लिखा हुआ है 10 years फॉर फर्स्ट ऑफेंडर्स एंड 20 years फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। तो अगर आप पकड़े जाएं तो आपको मसला हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हैकिंग नहीं होती, आपकी हैकिंग चलती है, बट उसको हम लीगल हैकिंग कहते हैं। उसमें आपका डाटा चोरी नहीं होता, वो जर्नलिज्म के पर्पज के लिए, जिस तरह आप अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं जी उनके फलानी फलानी जगह पर अकाउंट है, वहाँ पे इतने पैसे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मोस्टली जो होती है वो हैकिंग के जरिए ही पता चलते हैं, जिसमें समटाइम आपका व्हाट्सएप, समटाइम आपका फेसबुक हैक किया जाता है। इसी तरह आपकी जो वीडियोस लीक होती हैं, ऑडियो लीक होती है, वो भी इसी का हिस्सा होती है। अच्छा, ये एल्गोरिथम पे आ जाते हैं। एल्गोरिथम आपके पास किसी भी काम को करने की जो प्लानिंग होती है ना, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। आपने प्लान किया जी हमने घूमने जाना है, तो आप घूमने कैसे जाएंगे? 4 दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, बजट बनाएंगे, किस गाड़ी में जाना है वो गाड़ी बुक करेंगे, फिर आप एक जगह से निकलेंगे, फिर आप दूसरी जगह पहुंचेंगे। तो ये सारा जो प्लान है ये आपका एल्गोरिथम होता है। यहाँ पे उसने चाय बनाने का किया होगा जी, तो उसमें यह है कि आप केटल में पानी डालें, फिर उसको बॉयल करें। देखें जी, आपको पता नहीं चलता कि डाटा हैक हो गया होगा, आपको सिर्फ तभी पता लगता है जब कोई कार्रवाई उल्टी पड़ जाती है। जैसे जिसकी ऑडियो लीक हुई है उसको तो नहीं पता ना कि उसकी ऑडियो लीक हो गई है, वो जब तक पब्लिक नहीं होगी तो उसको नहीं पता चलेगा। इसी तरह अगर आपका अकाउंट हैक हो गया हुआ है, तो अगर तो उसने आपको पासवर्ड चेंज कर लिया, तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको पता चल जाएगा जी पासवर्ड चेंज हुआ हुआ है, तो आपको फिर पता चल जाएगा। अदरवाइज आपकी जो चीजें हैं, भाई यूट्यूब पे लिंक बना के दिया हुआ है, अब दोबारा बार बार कैसे बताऊं? मैंने पूरा लिंक बना के दिया हुआ है कि कैसे करनी है। ग्रुप के अंदर लिंक आया हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि असाइनमेंट, बल्कि मैंने पूरी बना के दिखाई हुई है। और उसमें मैं क्या करूँ? MTH या CS201 की किसी को नहीं आई? मुझे जरा मैसेज करके बताएं। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ दोबारा, इसको जरा देखने दो। ये असाइनमेंट वाला जो पूछ रहा था, तो यार सेंड करो ना जिसकी आई है। CS201 जिसका है, अगर उसकी भी आई है तो वो भी मुझे सेंड कर दो। इस्लामियात की, पाक स्टडी की, वो भी अगर आई है तो नहीं पता चल रहा कैसे करना है तो वो भी भेज दो, उसमें मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। हाँ, तो वापस आते हैं जी, हम क्या बात कर रहे थे?
तो ये हमारे पास एल्गोरिथम होता है जी। ये उसने थोड़ा सा लिखा हुआ है, चाय बनानी है, पहले पानी डालें जी, उसको आग के ऊपर रखें, फिर पत्ती डालें, फिर चीनी डालें, फिर दूध डालें, हर एक का अपना अपना मेथड होता है। तो ये जिसका जो भी मेथड है, अगर आप उसको अपने अल्फाज में लिख देते हैं तो आपका एल्गोरिथम हो जाता है। ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इसका कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है कि जी आपने इसी तरह लिखना है, आपने इसी तरह नहीं लिखना। ये आप अपनी मर्जी से जिस तरह लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा उन्होंने एल्गोरिथम को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको जर्नल बता दिया हुआ है। ये डायग्रामेटिकली उन्होंने बनाया हुआ जी, ये पंछी कैसे बनाना है। तो यहाँ से उन्होंने इसको फोल्ड किया, तो ये रिप्रेजेंटेशन की हुई है। ये भी अपने अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन इस तरह की जो डायग्रामेटिकल होती है उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है ना, ये देखिए, जब उन्होंने ये चीजें अपनी लिखी हैं तो उन्होंने आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। इस तरह आप कोई भी सिंबल यूज करते हैं। HTML का वैसे नॉर्मल एक ही लेक्चर था, बट मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं जो आज या कल अपलोड होंगी, और आप उनको देख सकते हैं। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो वर्डप्रेस की भी आएंगी, तो कोई वेबसाइट डेवलपमेंट में आना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं उसको। अच्छा जी, इसके अलावा ये सूडो कोड लिखा हुआ है। सूडो कोड आपके पास ऐसा कोड होता है जो किसी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होता। ये किसी भी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होता, जो डायरेक्ट कंपाइल नहीं होता, बट इसको अब आजकल जो है वो जावा और सी के साथ मिलाकर यूज किया जाता है। ये बेसिकली आपका जो जर्नल कोड होता है जो आपने लिखना होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका एल्गोरिथम कह लें आप, या उसकी किसी दूसरी जुबान में इंटरप्रिटेशन कह लें, या अपनी जुबान में इंटरप्रिटेशन कह लें। इसके कुछ सेट होते हैं, रूल हैं सूडो कोड लिखने के। इसको भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज ही की तरह लिखा जाता है। तो ये मिलता जुलता होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और डिफरेंट जगह पर इसको यूज किया जाता है। ये बस थोड़ा सा इसके बारे में, इतना वो खास नहीं है इसके बारे में। ये अब उसने सूडो कोड लिखा हुआ है जो वाइल स्ट्रक्चर अगर लिखा हुआ है तो ये देखें ना, वाइल टिकट रिमेन टू सोल्ड, ये नॉर्मल जुबान में लिखा हुआ है। तो इस तरह जब आप चीजें लिखते हैं तो आप उसको करते हैं। जबकि वाइल की कंडीशन जो होती है, ये उन्होंने चीजें लिखी हुई हैं, आपको अपना इफ का पता है ना एल्स का पता है। तो ये CS201 जिन्होंने पढ़ा उनको समझ लग जाएगा। बट जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो आपके पास लूप्स होती हैं और आपके पास कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें आप इफ के बाद कंडीशन लिखते हैं और उसके ट्रू होने पर इफ के बाद जो आपने कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो कंडीशन गलत होती है तो एल्स के बाद लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह आपके पास फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप होते हैं, जिसमें फोर के बाद आपका वेरिएबल कंडीशन और इंक्रीमेंट आती है, वाइल में के बाद कंडीशन आती है, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट आता है। तो इस तरह डिफरेंट पैटर्न होते हैं जिनके जरिए आप उसको लिख सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसका उसने छोटा कोड लिखा होगा। अच्छा जी, किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे आपने अगर मरी जाना है तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मरी कितना दूर है, उस पर कितना एक्सपेंस आएगा, कितना टाइम लगेगा, कितने बजे निकलना चाहिए। इस तरह की चीजें जो होती है, ये जब आप ऑब्जर्व करते हैं उसको हम प्लानिंग कहते हैं। तो IT के अंदर अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखना है, सबसे पहले आप देखते हैं कि जिसकी आउटपुट क्या आएगी, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। जैसे मैंने भी बताया मरी जाना, तो फाइनल डेस्टिनेशन के लिए आप मरी पहुंच जाएंगे तो आपका वो प्लान सक्सेसफुल है। इसी तरह आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, तो जैसे ही आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होती है तो आपका टास्क कंप्लीट हो गया। अब असाइनमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है, उसको सोल्व कैसे करना है, उसका फाइनल आंसर क्या है। ये 3 स्टेप बनेंगे आपके। और फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन आपको गिवन होता है, आंसर आपने देना होता है, उसको सोल्व कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। ये चीजें जो आपने वो टॉपिक पढ़ा होता है उसके जरिए आपको पता चलती है और आप उसको सोल्व करते हैं। उसके अंदर कितने वेरिएबल यूज होंगे, क्या डायग्राम यूज होंगे, तो ये चीजें, ये सारा एल्गोरिथम के बारे में इसको आप एक दफा स्टडी कर लीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मुझे पूछ ले। मैं अभी क्लास खत्म कर रहा हूँ, मुझे आप सेंड कर दें MTH की और CS201 की जो भी असाइनमेंट आई हुई है, मैं उसको सोल्यूशन बना के वो भी अपलोड कर देता हूँ। आज की क्लास इतनी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। चले जी, मैं क्लास सेंड कर रहा हूँ फिर यहाँ पे।
मुझे सेंड कर दे, मुझे किसी ने भेजा नहीं है अभी तक असाइनमेंट जो है, वो लाजमी भेज दो मुझे अभी। सर ये वीडियो अपलोड कर। वीडियो भी अपलोड हो जाती है, मुझे असाइनमेंट तो भेजो। अच्छा चलो मैं क्लास सेंड कर रहा हूँ, फिर मुझे भेज दो। अल्लाह हाफिज। सर मैथ की होगी क्लास? हाँ जी होंगे। ओके, 7:30 बजे। जी।